अगर पुलिस क्राइम को कंट्रोल कर रही होती तो आज जिस तरह से बिहार में क्राइम हो रहा है, जिस तरह से हमारे बिहार के लोग, बिहार की जनता डर के माहौल में, डर के साए में जी रही है, वो नहीं होता। हर लोग इस संशय में रहते हैं कि सड़क पे निकलें तो कब किसके साथ क्या क्राइम हो जाएगा। कोई नहीं जानता है कि अगले पल बिहार में, पटना में किसके साथ क्या हो जाएगा। आज हत्या हो रही है, आज बैंकों को लूट लिया जा रहा है, घरों में घुस के दंपतियों की हत्या हो रही है। बेखौफ हो गए हैं क्या बिहार में? डर खत्म हो गया उनमें से क्या कि अपराधी अपराध करने का ही नहीं सोचे। वो माहौल बनाना चाहिए था, लेकिन वो माहौल नहीं यहाँ पे है। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार को सुशासन की सरकार कहा जाता है, भूलिए नहीं ये बात। अगर बिहार में बाहर है तो आज कौन लोग हैं जो मारे जा रहे हैं? किस प्रदेश के लोग हैं जो मारे जा रहे हैं? महिलाओं की सरकार है, महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है। रोजगार की मांग करने के लिए छात्र सड़क पे आते हैं तो उनका स्वागत बिहार की सरकार लाठियों से करती है। क्या ये कारण नहीं है कि बिहार को बर्बाद कर रहे हैं लोग? पूछिए बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से कि पुनर्वास नीति के अंतर्गत कितने लोगों का पुनर्वास किया गया, लेकिन ठन ठन गोपाल, एक पैसा किसी को नहीं मिला। तो ये पुनर्वास की नीति इनकी ऐसी है। नमस्कार, हमारा नाम है दीपक और आपने देखना शुरू कर दिया सच टॉक, ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ सच। देखिए, बिहार में लगातार आपराधिक गतिविधियां बढ़ते जा रही है। आपको बताएं कि कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन कहीं लूटपाट, हत्या जैसी खबरें नहीं आ रही है। आपको ये भी बताते चले कि इसी साल चुनाव होने हैं और जितनी भी पार्टियां हैं सब खुद को मजबूत करने में लगी है। देखिए, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता आदित्य पासवान जी हैं। आपको बता दें कि ये दलितों के बीच हमेशा रहते हैं और उसी समाज से भी आते हैं और लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक प्रतीक बन रहे हैं, मदद करते हैं, लोगों के बीच रहते हैं। तो बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, आदित्य जी, आप लोगों के बीच रहते हैं, ठीक? आप लोगों के बीच कहीं ना कहीं उनके सवालों को उठाते हैं, लोगों तक रखते हैं। आप भी आपराधिक मामलों में जाते हैं और जो पीड़ित परिवार रहता है उसका सहायता भी करते हैं। आपको क्या लगता है जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बिहार में बढ़ते जा रही है आए दिन, चाहे वो पटना हो या पटना के बाहर कोई भी जिला हो, क्यों, क्या लगता है कि पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है? लेकिन एक तरफ पुलिस ये भी कहते नजर आती है कि हम चीज़ों को कंट्रोल भी कर रहे हैं और छापेमारी भी करती है। नहीं, देखिए, छापेमारी करना और कंट्रोल करना दो अलग अलग चीज़ है। अगर पुलिस क्राइम को कंट्रोल कर रही होती तो आज जिस तरह से बिहार में क्राइम हो रहा है, जिस तरह से हमारे बिहार के लोग, बिहार की जनता डर के माहौल में, डर के साए में जी रही है, वो नहीं होता। आज लोग डर से, हर लोग इस संशय में रहते हैं कि सड़क पे निकलें तो कब किसके साथ क्या क्राइम हो जाएगा, कब किसका मोबाइल छीन लिया जाए, कब किस पर गोली चल जाए, कब किसके घर में घुस कर डकैती हो जाए, कब रात में चोरी हो जाए। तो कोई नहीं जानता है कि अगले पल बिहार में, पटना में किसके साथ क्या हो जाएगा। तो ये जो आप जो बात बोल रहे हैं कि पुलिस कहती है कि कंट्रोल कर रहे हैं, तो कंट्रोल कर रहे हैं तो क्राइम कौन कर रहा है? क्राइम कैसे हो रहा है? अगर पुलिस कंट्रोल कर रही है तो क्राइम नहीं होना चाहिए। आप चलिए सड़क पे और पूछिए बिहार के लोगों से, पटना के सड़कों पे निकलिए और बिहार के अलग अलग जिलों में जाइए और पूछिए लोगों से कि डर का माहौल है कि नहीं, क्या वो अपराधियों से डर रहे हैं कि नहीं डर रहे हैं, कोई अपने आप को सेफ महसूस कर रहा है? क्यों ऐसा है? आखिर क्या है? आज हत्या हो रही है, आज बैंकों को लूट लिया जा रहा है, घरों में घुस के दंपतियों की हत्या हो रही है और घर को लूट लिया जा रहा है। सड़क पे लोग घूम रहे हैं तो किसी का मोबाइल छीना जा रहा है, किसी के गले की चेन छीन ली जा रही है। आप देखिए, सुबह सुबह हमेशा हम लोग सुनने में आता है कि मॉर्निंग वॉक में गए तो किसी बुजुर्ग का चेन छीन लिया, किसी महिला का चेन छीन लिया, किसी लड़की का किडनैपिंग हो गया। बलात्कार, यौन शोषण, उत्पीड़न, हत्या लगातार बिहार में हो रहा है। तो किस तरह का कंट्रोल है ये? आपराधिक बेखौफ हो गए हैं क्या बिहार में? डर खत्म हो गया उनमें से क्या? भाई, जब क्राइम हो जाए और क्राइम होने के बाद आप छापेमारी कीजिए और अपराधी को पकड़ लीजिए तो वो कोई उपलब्धि नहीं है। आपको माहौल ऐसा बनाना होगा कि अपराधी अपराध करने का ही नहीं सोचे। वो माहौल बनाना चाहिए था, लेकिन वो माहौल नहीं यहाँ पे है। तो इसका मतलब जो आप कह रहे हैं कि अपराधी बेखौफ है, तो उसमें 100% आप सही हैं कि अपराधी बेखौफ है, तभी इतने बड़े पैमाने पे बिहार में लगातार हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार, यौन शोषण, उत्पीड़न लगातार हो रहा है। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार को सुशासन की सरकार कहा जाता है, भूलिए नहीं ये बात। जहां तक नीतीश कुमार दावा करते हैं कि हमारा जो सरकार है महिलाओं की सरकार है, महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है, कहीं ना कहीं हमेशा पुलिसिंग की बात होती है कि पुलिस जो है बिहार का अलर्ट मोड में है और यूपी पुलिस की तरह बिहार की पुलिस काम करना शुरू कर दी है।
भाई आप देखिए, मतलब ये हास्यास्पद है और दीपक, और ये दुख देने वाली बात है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं और बिहार के सरकार में जितने लोग हैं वो कहते हैं कि बिहार में बाहर है। अगर बिहार में बाहर है तो आज कौन लोग हैं जो मारे जा रहे हैं? किस प्रदेश के लोग हैं जो मारे जा रहे हैं? वो बिहार के ही हैं। और बिहार के लोग लगातार मारे जा रहे हैं। महिलाओं की बात करते हैं, आप आधी आबादी की बात करते हैं, उन्हें हक और हिस्सेदारी देने की बात करते हैं, लेकिन आज दिन दहाड़े हमारी महिलाएं, हमारी बहनों, हमारी बेटियों, उनका हत्या हो रहा है, उनका बलात्कार हो रहा है। मैं आपको एक आध दो एग्जाम्पल दे देता हूं। अभी देखिए कुर्नी में किस तरह से 9 वर्षीय बच्ची को का दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी गई। यहां से काट दिया गया, यहां फाड़ दिया गया। कौन किया? वो किसी ने किया ना। और सोचिए ये कितना विभत्स तरीके से उसने ये क्राइम को किया, और क्राइम करने के बाद उसको फेंक दिया लड़की को। कहां था वो? बिहार की घटना थी। इसी तरह से औरंगाबाद में एक 15 वर्षीय रविदास समाज की लड़की को घर में घुस करके बलात्कार कर दिया और उसे खुदकुशी दिखाने का कोशिश किया। हम लोगों ने जाके वहां पर दबाव बनाया। उसके बाद जो थाना इंचार्ज था उसको सस्पेंड किया गया और फिर नए सिरे से जांच हुई। 13 अप्रैल को रोहतास में रचना पासवान की हमारी 16 वर्षीय बच्ची को दुष्कर्म करके उसका शरीर जला करके उसकी हत्या कर दी गई। 14 मार्च जब पूरा देश होली मना रहा था तो उस दिन रचना पासवान की हत्या कर दी गई। इसी तरह से पूरे बिहार में लगातार हमारी बहनों का बलात्कार, यौन शोषण और उनकी हत्या हो रही है। तो ये कौन लोग हैं? बिहार के लोग ही हैं, बिहार की बेटियां हैं जो मारी जा रही हैं। और कौन हत्या कर रहा है? कौन अपराध कर रहा है? कोई रेगुलर अपराधी नहीं है। ये लोग जो नशे में रहते हैं, जो सूखा नशा कर रहे हैं, शराबबंदी के कारण आज सूखा नशे के चपेट में लोग आ गया है, वो लोग अपराध कर रहा है। और सरकार जो है, पुलिस का रवैया हम अपने आंखों से देखते हैं कि संवेदनहीन रहता है। हम जब जाते हैं दबाव बनाते हैं, क्योंकि कोई न कोई अपराध करने वाला जो है किसी न किसी बड़े नेता अफसर या किसी न किसी तरीके से या तो पैसे से धनी है, रसूखदार है, वो इस केस को दबाने के लिए उन चीज़ों का इस्तेमाल करता है। बहुत जगह केस अनरिपोर्टेड चला जाता है, लेकिन जहां हमें मालूम चलता है दीपक, हम जाते हैं और दबाव बनाते हैं, तब जाके ऐसे लोगों पर कार्रवाई होती है। तो ये क्या हो रहा है बिहार में? हर जगह क्या पहुंचना पॉसिबल है? तो ये राज नहीं है कानून का राज रहता तो आज इस तरह से हत्याएं नहीं होती, आज इस तरह से क्राइम नहीं होता। ये बहुत शर्म की बात है कि इतना कुछ होने के बाद भी बिहार के मुखिया चिर निद्रा में सोए हुए हैं और बिहार की सरकार जो है, कुछ एक अफसर और 2-4 नेता जो हैं वही चला रहे हैं, और बिहार जो है सरपट बर्बादी की ओर चला जा रहा है। बिहार बर्बादी की ओर चला जा रहा है, ये कह रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। भाई तो देखिए, आप खुद आपके सामने है, अपराधियों का बोलबाला है। हमारे दलित भाई बहन मारे जा रहे हैं, हमारे आम आदमी जो है वो लगातार मारा जा रहा है, भ्रष्टाचार चरम पे है। तो कैसे हम मान लें? बताइए, उद्योगीकरण नहीं होने के कारण लगातार यहां पलायन हो रहा है, छात्रों को रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार की मांग करने के लिए छात्र सड़क पे आते हैं तो उनका स्वागत बिहार की सरकार लाठियों से करती है। अगल बगल के प्रदेश के बच्चे जो हैं वो आके यहां पे नौकरी मिल जा रहा है उनको, क्योंकि बिहार में अपनी डोमिसाइल की नीति नहीं है। तो क्यों ऐसा है? क्या ये कारण नहीं है कि बिहार को बर्बाद कर रहे हैं लोग? इन लोगों ने बिहार को बर्बाद करने का काम पिछले 20 सालों में किया है, और थेथराई देखिए उनका। उसके बाद भी कहते हैं कि बिहार में बाहर है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या बिहार के छात्रों को रोजगार मिला? आप बताइए, क्या बिहार में औद्योगिकरण है? क्या बिहार में पलायन नहीं है? पलायन इस तरह से है कि बिहार में जो पलायन करने वाले 70 से 80% लोग जो हैं वो अनुसूचित जाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा के हैं। और सरकार की पुनर्वास नीति भी है पलायन करने में। आप पता कीजिए जाकर के और पूछिए बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से कि पुनर्वास नीति के अंतर्गत कितने लोगों का पुनर्वास किया गया। पलायन से पुनर्वास की नीति जो है उसमें मात्र दीपक जी 1750 लोगों का अभी तक पुनर्वास हुआ है। और एक मजदूर अगर पलायन जो बाहर किया है वो अगर वापस आता है तो उसे 1 लाख रुपए नए सिरे से शुरुआत करने के लिए दी जाती है। महिला को 2 लाख दिया जाता है, कोई चाइल्ड लेबर है तो उसको 2.5 लाख, और कोई विकलांग है तो उसको 2.5 लाख। लेकिन 1750 लोगों का पुनर्वास हुआ, लेकिन ठन ठन गोपाल, 1 पैसा किसी को नहीं मिला। तो ये पुनर्वास की नीति इनकी ऐसी है, और करनी और कथनी दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, बिहार में लगातार बिहार के जितने जिले हैं कई आईपीएस ऑफिसरों का ट्रांसफर कर दिया गया है। क्या लगता है आपको, क्या कारण है कि इतने आईपीएस ऑफिसर का एक साथ ट्रांसफर किया गया है? भाई देखिए, चुनाव आ रहा है तो अपने मन पसंदीदा अफसर जो हैं ये जगह जगह लगा रहे हैं, मन पसंदीदा ऑफिसर जी, कि चुनाव को प्रभावित कर सके। लेकिन यह बिहार की धरती है
और 20 सालों से जो बिहार रो रहा है, तो बिहार के लोग एक विकल्प की तलाश में हैं और इस बार वो विकल्प जो है ये बदलाव होगा और महागठबंधन की सरकार आएगी, क्योंकि इन लोगों ने बिहार को बर्बाद किया। आप देखिए, आप जैसे कैसे कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में आईपीएस अफसरों की ट्रांसफर हुई है। क्यों हुई है? अभी चुनाव से 3 माह पूर्व क्यों हुई है? क्योंकि ये चाहते हैं कि अपने पसंदीदा अफसरों को बैठा करके वहां पे अपने हिसाब से चुनाव में उनका फायदा ले सकें। लेकिन वोटर, वो तो वोट करना है ना। वोट जब गरीब गुरबा लाइन लगा करके जब वोट देगा तो कोई शासन प्रशासन काम नहीं आएगा। गरीब गुरबा एक लाइन में खड़ा होकर वोट करेगा, और वोट किसको करेगा? जो समाजवाद की बात करता है, जो गरीब की बात करता है, जो दलित की बात करता है, जो पलायन रोकने की बात करता है, वो जो शिक्षा और रोजगार की बात करता है, उसे बिहार का जो बिहार की जनता है, बिहार की महान जनता उसे वोट करेगी। राहुल गांधी भी बिहार आए थे और बिहार को क्राइम कैपिटल कह के गए थे, कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही कहा उन्होंने, बिल्कुल राहुल जी सही कर रहे हैं। आज क्राइम तो है ही, मैंने आपको व्याख्यान किया पूरा उसका। आप देखिए, आप पटना शहर में निकलिए और निकल के देखिए, आप पूछिए लोगों से क्राइम के बारे में क्या बोलते हैं। कोई अगर एक आदमी मिल जाए आपको जो कहेगा कि मैं सेफ फील कर रहा हूं, तो नहीं है वैसा। आज युवा वर्ग हमारे के जो बच्चे हैं वो नशे के ग्रिप में चले गए हैं। शराबबंदी, जिस तरह से शराबबंदी कर करके एक ऑर्गेनाइज क्राइम को बढ़ावा दिया गया है, और आज जो स्मैक, गांजा, चरस खुलेआम बिक रहा है, शराब की होम डिलीवरी हो रही है, एक अलग सिंडिकेट, आपने फाइनेंशियल सिंडिकेट खड़ा कर दिया है। अब समझिए कितना बड़ा चीज है। एक बूटलेगर जो है, एक लड़का जो है जिसे बूटलेगिंग करने के लिए वो पैसा मिल रहा है, और कल, आज नहीं कल दीपक शराबबंदी खत्म होगी। हम चाहते हैं कि पूर्ण शराबबंदी सही में हो, लेकिन आज नहीं कल शराबबंदी खत्म होगी, और जब शराबबंदी खत्म होगी तो वो बूटलेगर जो है, जिसे इजी मनी की आदत लगी हुई है, जो रोज 1000-2000 कमा रहा है, वो क्या करेगा? तो एक बड़ा विस्फोट होगा, और देखिएगा कितना फास्ट क्राइम बढ़ेगा उस वक्त। मेरी बात को याद रखिएगा, और मेरी बातों से जो लोग सुन रहे हैं एग्री करेंगे कि आदित्य पासवान सही कह रहा है कि जब शराबबंदी खत्म होगा तो वो जो बूटलेगर हैं वो क्या करेगा? क्या उसे जॉब मिल जाएगा कि हर दिन 2000 रुपया कमा सके? नहीं मिल सकता है। तो वो क्या करेगा? इजी मनी के लिए फिर क्राइम की तरफ जाएगा, और क्राइम उस वक्त देखिएगा कितना तेजी से क्राइम बढ़ेगा। चलिए देखिए, हमने क्राइम पे बात की, हमने आपराधिक मामलों पे बात किया। नेक्स्ट सवाल मेरा ये होगा, देखिए आपराधिक मामले तो बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। बीते दिनों ही आपने देखा है कि पीएमसीएच में क्या कुछ हुआ था, और आप जिस बच्ची का अभी जिक्र कर रहे थे, बिल्कुल आपने देखा क्या कुछ हुआ है। तो क्या पीएमसीएच में पत्रकारों का दूसरा इलाज किया जाता है क्या? देखिए, मैं इस केस को, मतलब बिहार में आज जितने भी हत्याएं खासकर दलित समाज के साथ हो रही है, यौन शोषण हो रहा, जो बलात्कार हो रहा है, वो जहाँ भी संभव होता है, मुझे जानकारी होती है, मैं जाता हूँ। इस बच्ची का जो 9 वर्ष की बच्ची जो कुंडी मुजफ्फरपुर की थी, मैं राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे आई वॉज इन्वॉल्व इन द केस। मैं पहले दिन से उस केस में इन्वॉल्व था, और मैंने देखा जब हम यहाँ पीएमसीएच गए, उस बच्ची को जब 3 घंटे बच्ची वो एम्बुलेंस में, और वो भी एम्बुलेंस ऐसा कि जिसमें एयर कंडीशनर नहीं था, और गर्मी कितनी थी, तो आधा तो आदमी जो पहले से ही सीरियस होकर आया है वो ख़त्म हो जाएगा। वहाँ पे हमने देखा कि जो पीएमसीएच में डॉक्टर्स हैं, जो सीनियर डॉक्टर हैं, जिनकी सैलरी 2 लाख 2.5 लाख रुपए महीने हैं, एक भी डॉक्टर्स वहाँ अवेलेबल नहीं थे। नॉट अ सिंगल डॉक्टर वॉज प्रेजेंट देयर। सारा पीएमसीएच जो है वो ट्रेनी डॉक्टर्स और जूनियर डॉक्टर्स के हवाले किया गया है, जिन्हें तरीका नहीं है बातचीत करने का। अगर उनसे आप, भाई कोई अगर पेशेंट का अटेंडेंट है, वो उसको लेके आ रहा है, तो स्वाभाविक है कि वो घबराया हुआ होगा, वो उत्तेजना में ज़्यादा बोल सकता है या कस के बोल सकता है, तो उस स्थिति में तुरंत वो लोग मारपीट करने को तैयार हुआते हैं। अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष वहाँ थे, हम लोग सभी लोग थे, डॉक्टर्स को बात करने की तमीज़ नहीं थी, सीनियर डॉक्टर्स को अवेलेबल नहीं थे, तो जो वहाँ पे कुछ भी मिस हैपनिंग पहले हुई है तो वो कोई गलत नहीं हुआ है, वो 100% उसमें वहाँ जो जूनियर डॉक्टर्स हैं और जो गार्ड है उनकी गलती से हुआ होगा। देखिए, मनीष कश्यप भी पहुंचते हैं, फेमस यूट्यूबर और पत्रकार हैं। जिस तरीके से उनके साथ हुआ, वो पहुंचे थे वहां जो कि इलाज कराने के लिए। वो उनकी बहन, सगी बहन भी नहीं थी, एक लड़की थी जिसका मदद करने वो बहन समझकर गए थे। लेकिन जो कुछ भी उनके साथ होता है वो पूरा बिहार देखता है। उसके बाद इस केस में और एक्टिवनेस हो गया, और आज वो बच्ची हमारे बीच नहीं है। तो क्या पत्रकारों का वहां दूसरा इलाज होता है? मैं वही तो कह रहा हूं कि जो मनीष कश्यप जी के साथ हुआ, अगर मैं अकेला रहता तो शायद मेरे साथ भी वैसा होता। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, मैंने कहा आपको ना कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जस्टिस वहां से मिलना नहीं है। वहां है, आएगा, खाली है तो रहेगा, नहीं तो हटो, साइड हटो, सीधा।
जगह नहीं है, जाइए बाद में आइए, दूसरे हॉस्पिटल में जाइए। ये कोई जवाब है? इतना बड़ा हॉस्पिटल है, एक नॉर्मल पेशेंट को शिफ्ट करो भाई। नॉर्मल पेशेंट जो बेड लिया हुआ है उसको एक दिन के लिए आप शिफ्ट कीजिए, जो पेशेंट सीरियस है उसको पहले देखिए। ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन भी है कि पेशेंट अगर आता है तो उसको पहले अटेंड कीजिए आप, बाकी जो कागजी प्रक्रिया है वो सब सारी कुछ बाद में होती रहेगी। लेकिन वहां नहीं होता है, और अगर वहां अपनी मांग को रखिए आप तो वहां मारपीट किया जाता है। तो मनीष कश्यप जी के साथ अगर मारपीट हुआ तो मैं कोई आश्चर्यचकित नहीं हूं, क्योंकि सेम स्थिति हम लोगों ने वहां देखी। लेकिन चूंकि हम लोगों का हुजूम वहां साथ में था, सैकड़ों लोग हमारे साथ में थे, तो उनकी हिम्मत नहीं हुई। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं अकेला रहता तो शायद जो मनीष कश्यप जी के साथ हुआ है वो हमारे साथ भी होता। लेकिन चूंकि हुजूम हमारे साथ था, प्रदेश कांग्रेस का दबाव था, इसलिए नहीं हुआ। तो पीएमसीएच जो है, वहां के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो ड्यूटी पर नहीं रहते हैं, सब अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करते रहते हैं। जो ट्रेनी डॉक्टर्स है उसे बात करने की तमीज नहीं है। ट्रेनी डॉक्टर्स के हवाले जो है पूरा पीएमसीएच को उसकी जिम्मेवारी हवाले कर दिया गया है। तो ये बड़े दुख और अफसोस की बात है। और मैं आपके माध्यम से लोगों से बोलना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि क्या डिप्टी सुपरिटेंडेंट को एक हटा देने से इस प्रॉब्लम का सलूशन निकल जाएगा? क्या कल हो सकता है कि कोई एक और बच्ची आए और उसके साथ भी ऐसा हो, और उसके साथ किसी पार्टी राजनीतिक दल का कोई सपोर्ट नहीं हो, तो वो आवाज उठाने लायक नहीं रहेगी और वो उसकी हत्या, मृत्यु जो बोलिए वो हो जाएगा। तो उसका कौन देखने वाला है? तो इसीलिए मैं सरकार से ये मांग करना चाहता हूं, और इसके लिए मुहिम चलाऊंगा जल्दी। अगर जरूरत पड़ेगी तो जनहित याचिका डाली करूंगा कि कोई भी बच्चा, चाहे वो किसी समाज का हो, किसी भी समुदाय से आता हो, अगर वहां आता है और उसे इलाज की जरूरत है तो पहले उसकी हर हाल में इलाज करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है आदित्य जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि पहले उसकी इलाज होनी चाहिए। तो क्या वहां के जो डॉक्टर्स थे उनको ये नहीं पता था कि हाँ ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि हमको सबसे पहले उस बच्ची का इलाज करना चाहिए? अरे वो सब मालूम है, ये सब चोर लोग भरा हुआ है ना। दिक्कत ये है, कोई रहता है वहां पे, आधे टाइम ड्यूटी करेगा, उसका प्राइवेट प्रैक्टिस करने चला जाएगा। कौन जाता है सरकारी अस्पताल में? दीपक मुझे बताइए आप, कौन? कोई किसी के पास पैसा वाला कोई है तो जाएगा कोई वहां पे? वो सब चले जाएंगे बड़े बड़े अस्पतालों में, प्राइवेट हॉस्पिटल में। वहां कौन जाएगा? वहां गरीब का बच्चा जाएगा, वहां मिडिल क्लास का बच्चा जाएगा, मिडिल क्लास के परिवार वाले जाएंगे। और सरकारी व्यवस्था ज्यादातर होनी तो सभी के लिए चाहिए, लेकिन सरकारी व्यवस्थाओं का इस्तेमाल कौन ज्यादा करते हैं? जो निचली पायदान पे है, जो मिडिल क्लास है, लेकिन उसको सुना नहीं जाता है। वहां पे उसे इग्नोर किया जाता है, जानवर की तरह उसके साथ सलूक किया जाता है। तो ये बंद होना चाहिए, और ये बंद तभी होगा जब दलित की कोई बात करने वाले, गरीब की बात करने वाले, पिछड़े समाज की बात करने वाले, जब वो लोग उस सत्ता में रहेंगे, उस जगह में रहेंगे जो उसको इन्फ्लुएंस कर सके। इस तरह के लोग जो अभी बैठे हुए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपना सत्ता, पैसा, पावर देखते हैं, उनके रहते हुए भी इसका समाधान नहीं होना है। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आदित्य पासवान कांग्रेस नेता थे। क्या कुछ कहा है इन्होंने आपराधिक मामलों पर और स्वास्थ्य व्यवस्था पर, कई सवाल खड़े किए इन्होंने। कहा है कि जिस तरीके से पीएमसीएच को जूनियर डॉक्टरों को हवाले कर दिया गया है, क्या इलाज होगा? पहुंचते हैं जब मरीज वहां तो उनको बातचीत करना चाहिए इस तरीके से कि वो चीजों को समझ सके, लेकिन वो गुस्सा जाते हैं, मारपीट के लिए उत्सुक हो जाते हैं। तो तमाम ऐसे खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे। आप सच टॉक देख रहे थे, धन्यवाद। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।